अभी हम देखेंगे आधुनिक शिक्षा का प्रसार और आंग्ल प्राच्यवादी नीति जो एंग्लिसिस्ट और ओरिएंटलिस्ट थे उनके बीच जो कंट्रोवर्सी थी उसके बारे में। तो ये कैसे हुआ, इसकी क्या भूमिका थी। तो हम देखते हैं कि भारत में आधुनिक शिक्षा का जो विकास का जो प्रारंभ था वो प्रगतिशील जो भारतीय ईसाई मिशनरियों मतलब कैसे उसका विकास हुआ आधुनिक शिक्षा का। तो उसमें योगदान था प्रगतिशील भारतीयों का, ईसाई मिशनरी वॉरेन हेस्टिंग, जोनाथन डंकन, इनके प्रयासों से हुआ। और आगे चलकर जो ब्रिटिश सरकार थी ना, उनके प्रशासनिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उन लोगों ने अपने प्रशासनिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उन लोगों ने इसको संस्थागत स्वरूप प्रदान किया। ठीक है, इसके कारण देश में एक शिक्षित मध्यम वर्ग का उदय हुआ और राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ। और आगे चल के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भी इसने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये जो शिक्षा का प्रसार हुआ इन लोगों के योगदान से। इसका विकास कैसे हुआ इसको हम अलग अलग चरण में करके देख सकते हैं। जैसे कि शिक्षा के विकास में राज्य की जो भूमिका थी वो अप्रत्यक्ष और सीमित थी, लेकिन ब्रिटिश शासन के दौरान राज्य के नेतृत्व में शिक्षा का सुव्यवस्थित क्या हुआ था, विकास प्रारंभ हुआ था। तो कैसे, तो इसका जो आरंभिक स्तर हम देखते हैं 1750 से। ठीक है, 1773 में जो रेगुलेटिंग आया था, 1784 में पिट्स इंडिया, मतलब उससे पहले 1750 में क्या हुआ था, वॉरेन हेस्टिंग, जोनाथन डंकन और वेलेस्ली, सर विलियम जोन्स और राजा राम मोहन राय, इन लोग के प्रयासों से भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार प्रारंभ हुआ। फिर हम 1800 से 1850 का जो देखते हैं उसमें जो 1813 का जो चार्टर आया था, 1 लाख रुपए का आवंटन करना। ठीक है, मैकॉले के समय। और यहाँ पे क्या है, आंग्ल प्राच्य विवाद और मैकॉले का जो अधोमुखी निस्यंदन जो सिद्धांत था, फिल्ट्रेशन थ्योरी, वो हम देखते हैं। फिर 1850 से 1900 के बीच देखते हैं कि वो डिस्पैच आता है, शिक्षा का मैग्ना कार्टा उसको बोलते हैं। और हंटर कमीशन ये प्राथमिक शिक्षा के लिए जो आया था, और इन समितियों ने स्कूल और कॉलेज खोलने की अनुशंसा की। और वो डिस्पैच के तहत खुला भी था, 3 यूनिवर्सिटी खोली गई थी। फिर उसके बाद हम 1900 से 1947 का जो क्रम देखते हैं शिक्षा का विकास, क्योंकि हम ये टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं कि आधुनिक शिक्षा का प्रसार तो कैसे कैसे हुआ। तो हम 1947 तक का ये देख रहे हैं कि स्टार्ट होता है कैसे 1750 से लेके और 1947 तक। तो ये जो अगला चरण है 1900 से 1947 का हम देखते हैं। तो विश्वविद्यालय अधिनियम आया 1904 में। फिर उसके बाद 1813 का सरकारी प्रस्ताव है, सेंट्रल आयोग आया, विश्वविद्यालय आयोग 1713 1913 में, सॉरी 1917 में। फिर मौलिक शिक्षा की वर्धा योजना, ये गांधी जी की थी 1937 में। और फिर शिक्षा का सार्वजन योजना, ये 1944 में आया। और इस तरह हम देखते हैं आज़ादी के बाद भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, अभी तो एनईपी अपना 2020 आई। तो ये सब, अब इसके उद्देश्य क्या थे, क्यों ये सब इतना शिक्षा का प्रसार करना चाह रहे थे। तो इनको चाहिए थी प्रशासन में सहयोग हेतु शिक्षित भारतीयों की संख्या ये लोग बढ़ाना चाहते थे। एक ऐसा वर्ग पैदा करना चाहते थे जो रक्त और रंग में तो भारतीय, लेकिन रुचि और विचार और आचरण और बुद्धि में वो अंग्रेज हों। और इनको व्यापार कार्य में सहयोग चाहिए था। शिक्षित भारतीय इंग्लैंड में बनी वस्तुओं के बाजार का भारत में विस्तार करेंगे। अगर वो शिक्षित रहेंगे तभी तो इंग्लैंड में जो वस्तुएं बनी है उसको भारत में क्या करेंगे, विस्तार करेंगे। इसके अलावा ही भारतीय जनता को ब्रिटिश शासन को स्वीकार करने के लिए प्रेरित करना, कि वो ब्रिटिश शासन को स्वीकार कर ले। और श्वेत नस्लीय अधिभार के सिद्धांत को प्रामाणिकता देना। तो ये इनका उद्देश्य था। अब इसके परिणाम क्या हुए, तो कुछ सकारात्मक और कुछ नकारात्मक हम परिणाम इसके देखते हैं। तो जैसे सकारात्मक इसका परिणाम रहा था कि शिक्षा के प्रसार से स्वतंत्रता आंदोलन में मदद मिली, लोगों में बौद्धिक चेतना का विकास हुआ, उदय हुआ। ठीक है, शिक्षित मध्यम वर्ग का उदय हुआ। इसी तरह भारतीय में औपनिवेशिक शासन की आर्थिक नीति और धन निकासी के रूप में स्वरूप को उद्घाटित किया। मतलब ये शिक्षित हुए तो इन्होंने देखा कि औपनिवेशिक शासन जो है कैसे अलग अलग आर्थिक नीतियों के माध्यम से धन का निष्कासन कर रही है। इसके साथ ही प्रेस पत्रकारिता, इन सबको बढ़ावा मिला। अंग्रेजी शिक्षा विभिन्न प्रांतों में भारतीयों को एक समान भाषा प्रदान की, मतलब पूरे भारत को एक भाषा से जोड़ दिया गया। भारतीयों को डार्विन, स्पेंसर, लॉक, रस्किन, रशेल आदि के लोकतांत्रिक सिद्धांतों को पढ़ने का मौका मिला। अब क्योंकि ये पढ़े लिखे हुए तो यूरोपीय जो साहित्य थे उनको भी पढ़ने का इन लोग को मौका मिला। भारतीय राष्ट्रवाद की भावना को और मजबूती मिली। ठीक है, और विज्ञान और तकनीकी के विकास को बढ़ावा मिला। ये अंग्रेजी शिक्षा से संभव हुआ। इसके साथ ही इसके नकारात्मक सिद्धांत क्या रहे, अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत के कारण जन शिक्षा दुष्प्रभावित हुई। ठीक है, ये जो थ्योरी था इसमें क्या था कि मैकॉले का कहना था कि हम ऊपर के जो लोग हैं उनको अगर हम शिक्षित करते हैं तो वो छन छन के अपने आप ही नीचे तक पहुंच जाएगी। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी ऐसे करके इसको कुछ बोलते हैं। तो ये इससे क्या है कि जन शिक्षा दुष्प्रभावित हुई। साक्षरता दर अत्यंत निम्न रही, जो स्वतंत्रता के समय केवल 16% ही थी। तो ऐसा नहीं था कि इसको आने से बहुत ज़्यादा साक्षरता बढ़ी, बल्कि ये अत्यंत निम्न रही। और स्वतंत्रता के समय तक सिर्फ 16% हम देखते हैं कि ये साक्षरता दर थी हमारी। इसके बाद महिला साक्षरता के लिए नगण्य प्रयास किया गया। इसमें महिला साक्षरता के लिए हम देखते हैं कोई ज़्यादा अलग से प्रयास नहीं किया गया था, एक दो अगर प्रयासों को छोड़ दिया जाए तो। इसके साथ ही ज्ञान की व्याख्या का अधिकार औपनिवेशिक सरकार ने अपने हाथों में ले लिया था। अनुसंधान और शोध को नगण्य प्रोत्साहन मिला, मतलब ना स्त्री शिक्षा को के लिए प्रयास किया गया, सिर्फ 8% ये दर थी। और ना ही अनुसंधान और शोध को प्रोत्साहन दिया गया। शहरी आबादी तक ही शिक्षा का विकास मुख्यतः सिमटा रहा, शहरी और ऊपर वाले वर्गों तक। व्यवहारिक शिक्षा के स्थान पर सैद्धांतिक शिक्षा को महत्व दिया गया। ठीक है, देशी शिक्षा और साहित्य का विकास नहीं हो पाया।
इस दौरान ना देसी शिक्षा और साहित्य का विकास नहीं हो पाया। तो हमने ये कुछ सकारात्मक कुछ नकारात्मक इसके प्रभाव देखे। इसका उद्देश्य क्या था? ये मुख्यतः अपने अपने लिए एक कर्मचारी वर्ग पैदा करने चाहते थे। और कैसे कैसे शिक्षा का प्रसार हुआ, अंग्रेजी शिक्षा का, तो इसका में हमने आरंभिक चरण देख लिया। 1750 से 1800 के बीच इन लोग के प्रयास से कुछ स्टार्ट हुए। फिर उसके बाद चार्टर एक्ट जब आया तब यहाँ से ही तो 1835 से हम देखते हैं कि अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम बना दिया गया था। फिर जैसे आया वुड डिस्पैच तो उच्च शिक्षण संस्थानों की स्थापना हुई और आगे विश्वविद्यालय अधिनियम और ऐसे करके सर्जेंट शिक्षा का सर्जेंट योजना ये सब लाया गया। अब हम इसका परिणाम देखिए, निष्कर्ष इसका देख लेते हैं। तो परिणाम इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रहे थे। इसका निष्कर्ष ये है कि ब्रिटिश शिक्षा नीति औपनिवेशिक हितों से परिचालित थी। किससे? औपनिवेशिक हितों से। ऐसा नहीं था कि वो भारतीयों के हितों के लिए सोच रहे थे। इस नीति का उद्देश्य देसी लोगों को यह महसूस कराना था कि वे सांस्कृतिक दृष्टि से पश्चिमी लोगों की तुलना में पिछड़े हुए हैं। फिर भी भारतीय जनमानस पर इसका सीमित सकारात्मक प्रभाव पड़ा। और हम अब देख लेते हैं कि बिहार में ये तकनीकी शिक्षा और पाश्चात्य शिक्षा का विकास कैसा रहा। ठीक है, ये तो हमने ओवरऑल देखा। तो ओवरऑल हम पूरा नहीं आप देखिएगा ज़्यादा कि पूरे देश में पड़ा। जनरली आप ये वाला इलाका जो था बंगाल ही, और उस वक्त तो बंगाल बिहार का हिस्सा था, तो इस वाले इलाके में ज़्यादा देखने को मिलते हैं चेंजेस। बिहार में कैसा था? तो बिहार में तकनीकी और पाश्चात्य शिक्षा का विकास, तो इसकी हम भूमिका देख लेते हैं। अंग्रेजों ने भारत के साथ साथ बिहार में जिस नवीन शिक्षा प्रणाली को लागू किया वो मुख्यतः पाश्चात्य शिक्षा पर आधारित थी। बिहार में पाश्चात्य शिक्षा और संस्कृति का प्रभाव 19वीं सदी के दूसरे और तीसरे दशक से शुरू हुआ। तो इसका विकास कैसे हुआ? लॉर्ड विलियम बेंटिंग की घोषणा के बाद बिहार में कई स्कूल खोले गए जिसमें पाश्चात्य शिक्षा का प्रावधान किया गया, मतलब 1833। और हम लोगों ने देखा ना 1813 में ही ये आ गया था कि हम शिक्षा के विकास के लिए 1 लाख रुपए खर्च करेंगे। और बेंटिंग के सहयोग से हम देखते हैं कि अलग अलग स्कूल खोले गए। ठीक है, उसके बाद 1835 में बिहार में पूर्णिया, बिहार शरीफ, भागलपुर, छपरा, इन स्थानों पे जिला स्कूल खोले गए। ठीक है, कब? 1835 में। ये आप देख सकते हैं, ये जिला स्कूल हैं सारे। इसके बाद 1854 में वुड डिस्पैच घोषणा के बाद 1863 में अपना पटना जो यूनिवर्सिटी है वो पटना कॉलेज, और 1902 में समस्तीपुर में पूसा एग्रीकल्चर सेंटर की स्थापना की गई। तो हम अब देखते हैं कि धीरे धीरे क्या होता है कि यहाँ पे शिक्षा के साथ साथ एग्रीकल्चर सेंटर की भी स्थापना की गई। 1713 में सेंट्रल आयोग के तहत पटना विश्वविद्यालय, ठीक है, और पटना साइंस कॉलेज, पटना मेडिकल कॉलेज, धनबाद में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ माइन, ये 1926 में लाया गया था, तो इसकी स्थापना करी गई। इसके अलावा पटना इंजीनियरिंग कॉलेज, दरभंगा मेडिकल कॉलेज, पशु चिकित्सा महाविद्यालय, इन सब की भी स्थापना की गई। ठीक है, तो 1835 से 1863 तक ये जिला स्कूलों का यहाँ पे दिया गया है। आप देख सकते हैं हजारीबाग, चाईबासा, इन सब जगहों पे भी खोला गया था, देवघर में। अब इसके परिणाम क्या रहे? तो कुछ सकारात्मक नकारात्मक दोनों परिणाम हम देख लेते हैं। तो सकारात्मक परिणाम ये था कि आधुनिक शैक्षणिक संस्थानों की नींव पड़ी। ठीक है, तार्किक सोच, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, उदारवादी विचारों को बढ़ावा मिला। समाज में व्याप्त रूढ़ियों, अंधविश्वासों और सामाजिक कुरीतियों आदि को दूर करने में सहायता मिली। समाज में एक नए वर्ग का उभार हुआ। ठीक है, नकारात्मक प्रभाव क्या रहा कि शिक्षा का अधिकांश बड़े केंद्र पटना में स्थापित हुए। इससे सांस्कृतिक अलगाव की स्थिति पैदा हुई। पारंपरिक शिक्षा व्यवस्था कमजोर पड़ गई और ग्रामीण क्षेत्रों में और समाज के निचले तबकों तक इसकी पहुंच बहुत कम थी। इसके साथ ही विज्ञान और तकनीकी शिक्षा पर नगण्य प्रयास किया गया, और हम देखते हैं कि महिला शिक्षा पर भी नगण्य प्रयास था। तो हमने ये देखा। और आज़ादी के समय कितनी प्रतिशत बस थी हमारी साक्षरता? तो ये थी 16%। ठीक है, 16% ही थी। ये हो गया इसके प्रभाव। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि बिहार में पाश्चात्य शिक्षा का जो विकास रहा था वो